हाँ भाई, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीजन की डिमांड को निकालने के दो तरीके और देखे थे वेस्ट वाटर में। एक टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कैसे निकालते हैं वो, और टोटल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है और कैसे निकालते हैं वो, है। और उसी वीडियो को कंटिन्यू करना था आगे, लेकिन वो बंद करनी पड़ गई थी। तो अब उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट समझ के आप इसको देखो कि अभी तक हमने टोटल 4 तरीके से ऑक्सीजन डिमांड निकालना सीख लिया है ना। BOD, COD, TOC और TOD, है ना। तो 5वां और आखिरी पार्ट जो है वो इस वीडियो में देख रहे हैं, वो है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या है वो? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या बोलते हैं इसको? THOD। ठीक है। तो ये हमारी एक और तरीका है ऑक्सीजन डिमांड निकालने का। इसमें क्या होता है, इसके नाम को सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि थ्योरी के हिसाब से कितनी ऑक्सीजन डिमांड वेस्ट वाटर सैंपल की होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक वेस्ट वाटर में कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो हमें अगर मालूम है ना, और कितनी तादाद में या किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हैं वो भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, उन इम्प्योरिटीज़ की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। वो सीधी सी बात है, जो भी इम्प्योरिटी है वो कोई ना कोई उसका एक केमिकल फार्मूला होगा, है ना। या तो वो ग्लूकोज है, या एमिनो एसिड्स हैं, या फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसी तरह के ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं। एनिमल और प्लांट वेस्ट जो होता है वही पाया जाता है वेस्ट वाटर में, है ना। तो यही सब केमिकल्स हैं, इनका कुछ केमिकल फार्मूला होगा जो हम जानते हैं। उन केमिकल फार्मूले की हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। उस रिएक्शन से हम ये पता लगा लेंगे कि एक पर्टिकुलर केमिकल को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीडाइज होने के लिए, है ना। और यदि हमें कंसंट्रेशन पता है उन केमिकल्स का, तो कितनी ऑक्सीजन लगेगी ऑक्सीडाइज करने में वो भी पता चल जाएगा। तो वहाँ से हम ऑक्सीजन डिमांड निकाल लेंगे, है ना। इस तरीके से ऑक्सीजन डिमांड जब निकाली जाती है सॉरी, तो उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक लेते हैं सैंपल। सॉरी, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, थ्योरेटिकल। ठीक है, समझने के लिए मैं मान के चलता हूँ एक वेस्ट वाटर सैंपल है और उसमें एक इम्प्यूरिटी है ऑर्गेनिक जो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, ये क्या सबसे सिंपल एग्जांपल है, इससे समझने में सही रहेगा, है ना। तो ग्लूकोज आपको मैंने बता दिया एक वेस्ट वाटर सैंपल में ग्लूकोज है, और कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन भी मुझे मालूम है, 100 mg/L है से। ठीक है, तो एक वाटर है जिसमें एक इम्प्यूरिटी है, वेस्ट वाटर सैंपल है जिसमें सिर्फ एक ही इम्प्यूरिटी है, समझने के लिए मान लेते हैं ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट है 100 mg/L कंसनट्रेशन के साथ। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसकी ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी, है ना, थ्योरेटिकली। तो अब हम थ्योरेटिकली इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। ग्लूकोज का हमें मालूम है क्या है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हुआ। इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि C6H12O6 + 6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2, है ना। प्लस एनर्जी भी होता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर होता है, उसको समझेंगे बात को, है ना। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से होता है ना। ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये दो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, हर एक कंपाउंड सिर्फ ग्लूकोज तो होगा नहीं ना, ये तो हम समझने के लिए देख रहे हैं। जब भी आप वेस्ट वाटर की बात करेंगे तो कई तरह के उसमें कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक, उन सब के आपको केमिकल फॉर्मूलेस पता हो, उनकी ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या स्टाइक्योमेट्री वहाँ पे स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहती है ना, कि एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, है ना। ये सब आपको पता होगा, आप सबकी इक्वेशंस जान लेंगे, प्लस आपको सबके कंसंट्रेशन पता होंगे, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये इम्प्यूरिटी, तब आप थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड निकाल पाएंगे, है ना।
तो अभी इसको देख रहे हैं अपन, तो ये इक्वेशन हमें मालूम थी कि एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को अपन ने ऑक्सीडाइज करना है तो 6O2 चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन डिमांड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कैसे होगा, वो पता चल गया। अब आप ये बताओ, एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6O2 चाहिए, ये भी पता चल गया, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के वेस्ट वाटर में ये थोड़ी ना पता है हमें। हमने आपको बताया कि 100 mg/L ग्लूकोज है, उसके लिए कितनी mg/L ऑक्सीजन लगेगी, समझ गए। तो ये आंसर आपको चाहिए। मान लेते हैं 1 लीटर का ही सैंपल है, तो क्या हुआ कि उसमें 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन लगेगी ये बता दो। बता देते हैं। उसे बताने का क्या तरीका है, हमको मास के टर्म्स में चाहिए तो इनका मास लिख लेते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले ग्लूकोज का मास कितना हुआ इसी रिएक्शन में, ग्लूकोज का मास निकालने के लिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसका मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का। 6 तो इसमें कार्बन है ना, एक कार्बन का होता है 12, कार्बन कितने हैं 6, ठीक है। 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 12 हाइड्रोजन है इंटू 12 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितने 6, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ 72 प्लस 12 प्लस 96, ये बराबर हो गया 180, ठीक है। तो ये 180 तो हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। अब आया हमारा 6O2, ठीक है। तो 6 तो है ही O2 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और O2 का कितना होगा 32, तो ये आपका कितना आ गया 192, ठीक है। आगे का भी लिख लेते हैं। 6 आपका है CO2, ठीक है, 6 तो हो ही गया इंटू CO2 का कितना होगा, कार्बन का हुआ 12 और O2 का हुआ 32, जैसे अभी हुआ था, है ना। 12 और 32 कितने हुए 44, ठीक है। तो 6 और ये 44 हुआ CO2 का, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 264, है ना 264, ठीक है। इसके बाद बना 6H2O, 6H2O, 6H2 का हुआ 2 और O का हुआ 16, तो H2O का हुआ 18, ये H2O का हो गया। ये काय के बराबर आया 60 और 48 108। तो हमने ये सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास निकाले पहले, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं सारे मॉलिक्यूलर मास के साथ कि भाई C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O, है ना। ये जो रिएक्शन है ना, एक चीज़ और बताता हूँ, ये रिएक्शन अपनी बॉडी में भी होती है ना। जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, फिर हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, उससे बनता क्या है CO2 और H2O। तो जो CO2 बनता है बॉडी के अंदर वो हम रिलीज कर देते हैं एक्सेल जब करते हैं रेस्पिरेशन में, तो है ना। और H2O मिलता है और इसी में एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, ठीक है ना। तो हमने खाना खाया, वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हुआ, और जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसी में हमें एनर्जी मिलती है उस खाने के ऑक्सीडेशन के बाद। तो इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा था 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी भी रहती है इसमें, है ना। तो ये E एनर्जी है। तो ये हो गई रिएक्शन। तो अपना इस रिएक्शन में इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 180, इसका हो गया 192, इसका हो गया 264 और इसका हो गया 108, ठीक है। ये आ गई बात। अब इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर 180 यूनिट मास है ना, अभी इसका ग्राम पर मोल में ले लेते हैं हम एटॉमिक मास को, सॉरी। तो 180 कोई भी यूनिट ले लो, अभी समझेंगे उसको। अभी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है 192, ठीक है। तो यूनिट मास ऑफ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी 192/180 की, ठीक है ना। अगर 180 के लिए 192 चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए 192/180।
तो ये फ्रैक्शन जो आता है वो कितना आता है 1.07। आई बात समझ में? इसका मतलब 1.07 यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज अ यूनिट मास ऑफ ग्लूकोज। आई बात समझ में? अब यूनिट मास की जगह आप कोई भी यूनिट ले लो, या ऐसे समझ लो 1.07 मिलीग्राम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज पर मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो मैं ग्लूकोज ही लिख देता हूँ, ग्लूकोज। ठीक है, तो अब इस फ्रैक्शन से आप ये समझ लो कि अब मैं आपको जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि 100 मिलीग्राम पर लीटर है, तो 100 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी 1.07 इंटू 100। 1 मिलीग्राम के लिए 1.0, देखो 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए 1.07 मिलीग्राम ऑफ O2 लगेगा, ये अभी अभी अपन ने देख लिया। तो 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए लगेगा 1.07 इंटू 100, जो कि आ गया 107, है ना, मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन लग जाएगी भाई। आ रही बात समझ में? अब मैं आपसे बोलूं, मान लेते हैं 100 kg ऑफ ग्लूकोज है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी 1.07 इंटू 100, कितना हो गया 107 kg ऑफ O2। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए मैं बोल रहा था यूनिट मास, है ना, कोई भी यूनिट ले लो आप, mg, kg, टन, ग्राम, कुछ भी ले लो, है ना, फ्रैक्शन वही रहेगा 1.07, है ना। तो एक अगर ग्लूकोज है तो 1.07 ऑक्सीजन लगेगी। 1 kg ग्लूकोज है तो 1.07 kg ऑक्सीजन, 1 टन ग्लूकोज है तो 1.07 टन ऑक्सीजन, है ना। तो बस फ्रैक्शन हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हमने, अगर एक वेस्ट वाटर में 100 mg पर लीटर की ग्लूकोज की इम्प्यूरिटी है तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी 107 mg O2 लग जाएगी। mg पर लीटर आ जाएगा, क्योंकि चूंकि उसका कंसंट्रेशन पर लीटर में है, 1 लीटर में वो उतना है तो 1 लीटर में इतनी ऑक्सीजन लगेगी। आई बात समझ में? तो मैंने ग्लूकोज की थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड निकाल ली। तो ये तरीका है थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड निकालने का, और इसे कहते हैं हम थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। लेकिन हर बार ग्लूकोज इतने सिंपल आपको कंपाउंड्स तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो कई अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिनका केमिकल इक्वेशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती है। वहाँ पे क्या करोगे आप? तो जैसे कि समझने की बात करते हैं, एक अमीनो एसिड लेता हूँ मैं CH2 NH2.COOH, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड लिया अपन ने, ग्लाइसिन बोलते हैं इसे। मान लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन में कितनी ऑक्सीजन लगेगी आपको थ्योरेटिकली निकालना है ना। इसका कंसंट्रेशन भी आपको पता है, तो क्या करोगे? अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड हो गया, है ना, ये सीधा सीधा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन ही पहले 3 स्टेप्स में होगा। समझ रहे हो आप बात को? पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, है ना। कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 में और जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया में, ठीक है। फिर स्टेप 2 होगा इसके ऑक्सीडेशन का, जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, है ना, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज होके। फिर आएगा स्टेप 3, जो अमोनिया नाइट्राइट है उसका और ऑक्सीडेशन होगा फर्दर मोर, वो बनेगा नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, है ना। तो ये तब जाके इसका पूरा ऑक्सीडेशन हुआ। ग्लूकोज का तो एक ही बार में हो गया था ना, लेकिन अब कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आ गया, इसमें ऑक्सीडेशन ऐसे जाके हो रहा है 3 स्टेप्स में। तो इसमें आप क्या करोगे, तीनों स्टेप्स की ऑक्सीजन डिमांड निकलेगी, और तीनों स्टेप्स की ऑक्सीजन डिमांड को जब हम सम करेंगे तब जाके हमें मिलेगी टोटल ऑक्सीजन डिमांड। कौन सी? थ्योरेटिकल वाली। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड विल बी द सम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑल 3 स्टेप्स। मैं लिख देता हूँ,
है ना, THOD theoretical oxygen demand will be the sum of the oxygen required for all three steps। ठीक है, तो ये हुई ऑक्सीजन डिमांड, और इस तरीके से निकाली जाती है ऑक्सीजन डिमांड, वो भी हम सीख गए, है ना। तो बस ये सभी तरीके की ऑक्सीजन डिमांड हमने लगभग देख ली है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की, है ना, और टेस्ट के थ्रू उसको कैसे निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया था, कंबशन चैम्बर वाला। पहले एसिडिफिकेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर डिटेक्शन, है ना। और मैंने आपको उस समय ये बोला था कि ये टोटल ऑर्गेनिक कार्बन को थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, तो उसको देख लेते हैं। वो कुछ है नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ है। इसी ग्लूकोज वाले एग्जांपल से ही देख लेते हैं हम। ग्लूकोज में, ये रहा ग्लूकोज आपका, है ना, ग्लूकोज में टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कितना है ना, TOC क्वेश्चन मार्क, कितना है ये निकालना है आपको। तो ग्लूकोज क्या है जान चुके हैं, C6H12O6, है ना, ये ग्लूकोज होता है। और इसका एटॉमिक मास अभी निकाला था 18 होता है, सॉरी 180 होता है ना। तो अब इस ग्लूकोज में, और इसका कंसंट्रेशन अपन वही मान लेते हैं कि 100 mg पर लीटर है, ठीक है। तो 100 mg पर लीटर मेरा ग्लूकोज है, उसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कितना है ये मेरा सवाल है। तो इसमें क्या करना है, 180 टोटल ग्लूकोज है का मास हो गया, किसका, ग्लूकोज का। और कार्बन का कितना है इसमें, कार्बन का है 6 × 12, ठीक है, ये हो गया 72, 12 से 72, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कितना हुआ ना, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट वो हुआ 72 डिवाइड बाय 180, बस यही होता है ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। समझ में आ गई बात। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कंटेंट कितना है वो हो गया कार्बन कंटेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो 100 mg पर ये फैक्टर आ 72 डिवाइड बाई 180 कर दिया है, ये फैक्टर आ जाएगा आपका। और अब मैं पूछूंगा कि 100 हाँ 100 mg पर लीटर ऑफ ग्लूकोज में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, तो आप क्या करोगे उसके लिए 72 बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो भी कहानी आ गई उतना mg पर लीटर आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 18 4 जा आ गया ये, तो ये आपका आ गया 40 mg पर लीटर, है ना। तो अगर 100 mg ग्लूकोज है तो उसमें 40 mg कार्बन कंटेंट है, जो उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इस तरीके से थ्योरेटिकली अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देख चुके हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, TOC टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, TOD टोटल ऑक्सीजन डिमांड, और THOD, है ना, ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। इतने तरह की ऑक्सीजन डिमांड हमने देख ली, सबको निकालने के तरीके देख लिए। और अभी हमारा BOD का एनालिटिकल अप्रोच जो होता है वो बचा है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने तरह की हमारी ऑक्सीजन डिमांड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको 2 डेफिनेशंस और बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम BOD को डिटेल में एनालिटिकल अप्रोच देखेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन डिमांड अब यहाँ हो गई है, इसमें अब अगली एक डेफिनेशन और हम जो पढ़ सकते हैं यहीं, वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी की, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, है ना, SR से, SR से, ठीक है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है अवेलेबल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट स्टेज BOD, इन दोनों का रेशो, है ना। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, ठीक है, टू द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फुलफिल फर्स्ट स्टेज BOD, है ना। तो आसान सी बात है, समझ में आ गई। एक आपका वेस्ट वाटर सैंपल है ना, इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो मैंने गलत बोल दिया, इसमें अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है। गलत क्यों बोल दिया? क्योंकि अवेलेबल ऑक्सीजन में 3 चीज़ें आती हैं, सिर्फ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं आती। अवेलेबल ऑक्सीजन का मतलब 3 चीज़ें, है ना। अवेलेबल ऑक्सीजन में पहली चीज़ तो आती डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO प्लस, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी, है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट एज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट एज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, इन तीनों को कंबाइंड कर देंगे तो ऑक्सीजन जो आई है उसको हम बोलते हैं अवेलेबल ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक वेस्ट वाटर सैंपल है, उसमें कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल होगी, है ना, और कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको अपनी फर्स्ट स्टेज BOD को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। मतलब ऑर्गेनिक्स जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं उनको ऑक्सीडाइज होने के लिए फर्स्ट स्टेज का मतलब आपको पता ही है, हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज BOD पढ़ चुके हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कितनी ऑक्सीजन उसे चाहिए, है ना। इन दोनों के रेशो से हमें पता चलेगा कि हमारा जो सैंपल है सीवेज का वो स्टेबल है या नहीं है ना। तो स्टेबल होना या ना होना कैसे हम पता कर पाएंगे? ऐसे समझो कि मान लेते हैं उसमें जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन है, उतनी ही उसकी BOD है, फर्स्ट स्टेज BOD, उसकी ऑक्सीजन डिमांड फॉर फर्स्ट टू सेटिस्फाई फर्स्ट स्टेज BOD उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन के बराबर ही है। तो होगा क्या, जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, है ना, क्योंकि पहले से उसको इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, जितनी उसकी BOD की डिमांड थी उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो सारी इम्प्यूरिटीज़ ऑक्सीडाइज हो गई और हमारा सैंपल जो है स्टेबल हो गया, है ना। मान लेते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीजन डिमांड से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, सारी की सारी इम्प्यूरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाएंगी उसी ऑक्सीजन से और आराम से सैंपल स्टेबल रहेगा। पर अगर ऐसा होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत जरा सी है और उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फर्स्ट स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी उसे बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए पर डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये वाली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और होगा क्या, एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अब जो डिकम्पोजिशन है वो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है। तो ऐसे सीवेज सैंपल को हम अनस्टेबल बोलते हैं, समझ लो। वो रिलेटिवली स्टेबल है, जिसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर्याप्त है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हो गया स्टेबल, वो अपनी डिमांड सेटिस्फाई कर लेगा, है ना। लेकिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसको सेटिस्फाई ना करके तुरंत एनारोबिक कंडीशन सेटअप हो जाएंगी, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये जो सैंपल है ये अनस्टेबल है थोड़ा, ठीक है ना। ये इसको समझने का तरीका है। इसको पता लगाने के एक टेस्ट होता है ना, तो उस टेस्ट को समझ लेते हैं। टेस्ट फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, है ना, टेस्ट फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है, ये टेस्ट फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसमें कुछ नहीं करना है, एक वेस्ट वाटर सैंपल वेस्ट वाटर सैंपल लिया अपन ने, है ना, वेस्ट वाटर सैंपल लिया, ठीक है, और उसको एक बॉटल में डाला, ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल में, कैप वाली बॉटल में, एक बॉटल में लिया सैंपल और उसमें हमने ऐड किया मिथाइलिन ब्लू। क्या किया ऐड, ये याद रखना है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या है, एक इंडिकेटर है। मिथाइलिन ब्लू ऐड करेंगे तो कलर उसका कौन सा हो गया, ब्लू कलर हो गया भैया, है ना। तो वेस्ट वाटर सैंपल में मैंने मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, उसका कलर मेरा ब्लू हो गया और एक बॉटल में मैंने उसको रख दिया, ठीक है। इस मिक्सचर को, है ना, इस मिक्सचर को
हमने इंक्यूबेट कर दिया, इंक्यूबेटर में डाल के इंक्यूबेट कर दिया, है ना। इंक्यूबेटर हम जानते ही हैं, हमने बीओडी के टेस्ट में भी इंक्यूबेट ही किया था। इंक्यूबेट करते हैं तो 2 टेम्परेचर जनरली होते हैं, एक 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। इंडियन कंडीशंस में हम ये इसको याद रखना, इंडियन कंडीशन में 37 डिग्री सेल्सियस प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो उस सैंपल को मैंने डाल दिया। अब होगा क्या, अब हम देखते हैं होगा क्या। देखो अब सुनने वाली बात है, मिथाइलिन ब्लू डला हुआ है ना। वेस्ट वाटर सैंपल मैंने लिया। अच्छा पहली बात ये समझ लो, ये वेस्ट वाटर सैंपल है, ये फ्रेश होगा, है ना। है तो वो वेस्ट वाटर, लेकिन फ्रेश वेस्ट वाटर है, मतलब अभी अभी गंदा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ गंदा पानी नहीं है जिसकी ऑक्सीजन पहले से ही और डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले से ही डिप्लीट हो जाए। आप बात को समझो, एक फ्रेश वेस्ट वाटर है ये, अभी अभी गंदा हुआ है ना, ऐसा समझ लेंगे। तो फ्रेश वेस्ट वाटर लिया था, उसको मिथाइलिन ब्लू डाला मैंने, इंक्यूबेट करने रख दिया। अब होगा क्या, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा, इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे यूटिलाइज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। जो ऑर्गेनिक्स है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ख़त्म होगी तुरंत इसमें एनएरोबिक कंडीशन सेटअप हो जाएगी, है ना। कुछ समय के बाद इसमें एनएरोबिक कंडीशन सेटअप हो जाएगी, कंडीशन सेटअप हो जाएगी, है ना। आफ्टर सम टाइम लिख देता हूँ ये मैं, आफ्टर सम टाइम, ठीक है भाई। अब एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, अपन ने कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन की साइकिल पढ़ी थी बायोकेमिकल प्रोसेस नाम की वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि एनारोबिक प्रोसेस में अलग कंपाउंड्स बनते हैं और एरोबिक में अलग बनते हैं, है ना। तो एनारोबिक वाले में एक चीज़ बनती है H2S, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी, एनारोबिक कंडीशन सेटअप हो जाएगी। तो अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, मिथाइलिन ब्लू के कलर को डीकलराइज कर देता है। ये क्या कर देगा, डीकलराइज मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, वो भी डीकलराइज करते हैं इसको, फिलहाल इनको देख लो आप, है ना। कुछ एनारोबिक प्रोसेस जब सेटअप हो जाएगा ना, तो कुछ एंजाइम्स बनेंगे, H2S बनेगा, और ये मिथाइलिन ब्लू को डीकलराइज कर लेंगे, मतलब इसका कलर चला जाएगा। तो कितने टाइम में, है ना, कितने टाइम में ये कलर गया, है ना, टाइम T मान लेते हैं, इन डेज, ठीक है। तो कितने टाइम लगा इस कलर को जाने में, मिथाइलिन ब्लू के कलर को डीकलराइज होने में कितना टाइम लगा, वो हम नोट कर लेते हैं। और उसी टाइम से ये डिसाइड होता है कि हमारा जो सैंपल है वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं कि मैंने एक सीवेज सैंपल लिया, बॉटल में डाला, मिथाइलिन ब्लू डाला और उसको इंक्यूबेटर में रख दिया 37 डिग्री पे, और वो 15 मिनट बाद ही, मतलब ये बहुत कम टाइम है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट बाद ही उसका ब्लू कलर डीकलराइज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो तुरंत गायब हो गई और बहुत जल्दी एनारोबिक प्रोसेस सेटअप हो गया, है ना। जैसे ही एनारोबिक प्रोसेस सेटअप हुआ वैसे ही उसका कलर डीकलराइज हो गया। इसका मतलब बहुत कम डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, जबकि उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। और वो कौन से सैंपल होते हैं जिनकी ऐसी स्थिति होती है, अनस्टेबल, अभी बात की थी अपन ने, है ना। और मान लेते हैं उसी सैंपल की 4 दिन बाद डीकलराइजेशन आ रहा है ना, मिथाइलिन ब्लू का। इसका मतलब क्या हुआ, या 5 दिन बाद आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन तक उस सैंपल में ऑक्सीडेशन चलता रहा एरोबिक कंडीशन में, मतलब उसमें इतनी पर्याप्त डिजॉल्व ऑक्सीजन थी या अवेलेबल ऑक्सीजन थी कि उसमें एनारोबिक प्रोसेस सेटअप होने में 5 दिन लग गए, मतलब उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में थी। तो ऐसे सैंपल को हम स्टेबल कहते हैं, जो भी बात हुई थी अपनी, है ना। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी ऑफ सैंपल देखते हैं, ठीक है। फिर एक एम्पिरिकल इक्वेशन भी है जो इस रिलेटिव स्टेबिलिटी को क्वांटिफाई करती है। जो हम टेस्ट यूज़ करके टी निकालते हैं ना, टी इन डेज, उस टी टाइम पीरियड से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसकी एक इक्वेशन है कि एस आर रिलेटिव स्टेबिलिटी इज इक्वल टू 100 1 माइनस 0.794 रेज टू द पावर टी एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट को कर रहे हैं तो जो टी की वैल्यू आएगी
उससे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर हम 37 डिग्री पे कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला रहेगा, ये कांस्टेंट छोटा हो जाएगा 0.605 T37, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम पे इक्वेशन है एम्पिरिकल, जिससे हमें एस आर की वैल्यू मिलेगी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कितनी है, इतनी है ना, यहाँ से पता चल जाएगी। ये एक बात हो गई। अब मैं कुछ बातें और बता देता हूँ आपको कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी टेस्ट इज नॉट suitable for raw sewage, suitable for raw sewage, है ना। रॉ सीवेज का मतलब क्या हुआ, हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट जिसका नहीं हुआ है ना, अनट्रीटेड सीवेज है, जिसमें सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं अभी, तो उसके लिए ये टेस्ट हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कुछ कोलॉइडल्स सॉलिड रहते हैं जो कोलाइड कर जाते हैं, और वो मतलब कोलिजन के स्टेट में रहते हैं, कोलॉइडल सॉलिड्स रहते हैं, वो इस मिथाइलिन ब्लू को आप डालोगे ना तो उस कलर का पीपीटी बना देते हैं, है ना, पेप्टाइजेशन जो हो जाता है ना, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मतलब कोआगुलेंट्स रहते हैं या कोलाइडल्स जो रहते हैं वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं कलर को, तो कलर के थक्के बन जाएंगे सरफेस पे, ना कि वो पूरे में मिक्स हो पाएगा, है ना। तो रॉ सीवेज में हम इसे नहीं कर सकते। अब भाई बात आएगी रॉ सीवेज में इसको नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। तो ये जो यूज़ होता है ये एफ्लुएंट में यूज़ होता है। कब होता है कि एक ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज आया, और जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, तो जो उसे बोलते हैं एफ्लुएंट, है ना। तो जो एफ्लुएंट कमिंग आउट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट है ना, जो एफ्लुएंट्स कमिंग आउट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर जो एफ्लुएंट आ रहा है उसमें हम रिलेटिव स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, और उससे क्या पता लगाते हैं, उससे ये पता लगाते हैं, मतलब बात ये है कि जब हमने सीवेज का ट्रीटमेंट कर ही लिया, सारी कहानी ख़त्म हो गई, अब जो बाहर निकल रहा है उसमें टेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो उसमें टेस्ट करने से ये फ़ायदा कि हम बाहर निकलने वाले जो सीवेज को क्या करते हैं, डंप करते हैं, या तो किसी लेक में डंप करेंगे, या नदी में डंप करेंगे, सी में डंप करेंगे, या ज़मीन पर डंप करेंगे, है ना। तो डंप करने से पहले भी उसका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है ना, उसकी अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा है और हमने डंप कर दिया तो जिस भी जगह डंप करेंगे वो उसको पॉल्यूट कर देगा। तो हम जो एफ्लुएंट सीवेज है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो रिलेटिवली स्टेबल होता है ना, जो टाइम जो टी की वैल्यू जो ग्रेटर देन 5 आती है, अगर देखो 4 दिन से कम अगर टी की वैल्यू आती है तो हम उसे लगभग अनस्टेबल मानते हैं, और 5 या उससे ज़्यादा की वैल्यू आती है ना तो उसको हम स्टेबल मानते हैं। तो हम बाहर निकलने वाले सीवेज की रिलेटिव स्टेबिलिटी जांच करते हैं, और अगर वो स्टेबल आता है तो उसे हम डंप करते हैं, नहीं आता तो नहीं कर सकते, नहीं तो वो जहाँ भी डंप करेंगे वहाँ पॉल्यूशन फैलाएगा, ठीक है। तो हमारा सीवेज स्टेबल होना चाहिए तभी हम उसे डंप करेंगे। जो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस है वो ये है कि आप पूरी तरीके से पानी को साफ़ नहीं करना है, वेस्ट वाटर को, बस उसे स्टेबल बनाना है। इसीलिए हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को ट्रीट करने की बात करते हैं ज़्यादातर, है ना, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स ही ऐसे हैं जो अगर ऐसे के ऐसे ही डंप कर देंगे तो चूंकि वो बायोडिग्रेडेबल हैं तो अपने आप धीरे धीरे डीके होते रहेंगे और वो अपना फॉर्म चेंज करते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, है ना। वो स्टेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा है जो स्टेबल है, जो डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, वो पानी में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को। तो वही चीज़ है, रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करती है, और जो स्टेबल होता है वो हम कर देते हैं एक्सपोज। तो ये एक चीज़ हो गई रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसके बाद एक डेफिनेशन और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली डेफिनेशन है एक पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, है ना, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है भाई, आप ऐसे समझो इसको कि जो हमारा सीवेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि ना मेजर होते कहीं हैं, पढ़ लिए हैं वो, तो एक तो होता है डोमेस्टिक सीवेज,
और एक होता है इंडस्ट्रियल सीवेज। ठीक है, इंडस्ट्रियल। अब अगर मैं डोमेस्टिक सीवेज की बात करूं तो ये क्या होता है, मान लेते हैं 100 लोगों का एक शहर है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है 100, सॉरी 100 पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें से गंदा पानी जो सीवेज है वो बाहर निकल रहा है ना, जितना भी निकल रहा है, उस निकलने वाले सीवेज की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है 20 kg पर लीटर मान लेते हैं, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली। तो 100 लोगों का एक शहर है और उस शहर का जो सीवेज निकल के आ रहा है डोमेस्टिक, उसमें कितनी बीओडी की है डिमांड ऑक्सीजन की, 20 kg पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं पर कैपिटा बीओडी निकालूं, है ना, पर कैपिटा बीओडी निकालूं तो कितना आएगा, 100 kg अगर, सॉरी 20 kg अगर 100 लोगों का है तो एक आदमी का कितना आ गया, 20/100, है ना, तो ये कितना आ गया 0.2 kg पर लीटर पर कैपिटा। समझ गए आप बात को। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक सीवेज जो निकल रहा है वो किस वजह से निकल रहा है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी वजह से। तो हम हर एक पर्सन के ऊपर कितनी बायोकेमिकल डिमांड आएगी ऑक्सीजन की, वो निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो टोटल बीओडी कितनी है उस शहर से निकलने वाली गंदगी की, डिवाइडेड बाय अगर मैं पॉपुलेशन कर दूंगा तो पर कैपिटा बायोकेमिकल डिमांड मुझे मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करेगी उसी से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कैसे हमारी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी, है ना। अगर मैं पर पर्सन इसको वो कर लेता हूँ आइडेंटिफाई तो ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट में करना चाहूँ, है ना, वहाँ तो आप ये कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन जो है, जो इंसान है, जो आबादी है, वो गंदगी नहीं फैला रही, वहाँ तो मशीन गंदगी फैला रही है एक तरीके से देखा जाए तो। एक मान लेते हैं पेपर इंडस्ट्री है, उसका कुछ एक अलग बीओडी है, वहाँ से जो सीवेज निकल रहा उसका अलग बीओडी है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का अलग बीओडी है, लेदर इंडस्ट्री का अलग बीओडी है, तो डेयरी इंडस्ट्री का अलग बीओडी है, सबका अलग अलग बीओडी है। और वो इस चीज़ को कहीं से आप पॉपुलेशन से कैसे रिलेट करोगे, है ना। पर कैपिटा डिमांड तो वहाँ आ नहीं सकती क्योंकि वहाँ लोग तो कम ही हैं, 2-4 लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इम्प्योरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं और वो उनकी वजह से भी नहीं है ना, वो इंडस्ट्री के नेचर पर डिपेंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस इंडस्ट्रियल सीवेज को मैं कुछ ऐसा करूं कि जो इंडस्ट्रियल सीवेज से निकलने वाली गंदगी है, मान लेते हैं ये कर रहा है 100 kg पर लीटर, इसमें जो सीवेज निकल के आ रहा है ना इंडस्ट्री के कारण, उसकी ऑक्सीजन डिमांड है 100 kg पर लीटर। ठीक है, अब डोमेस्टिक वाले की जब 20 kg पर लीटर थी, मैंने पॉपुलेशन से डिवाइड करी तो मुझे मिल गया पर कैपिटा डिमांड। इंडस्ट्री वाले की 100 kg पर लीटर है, अब इसको मुझे पर कैपिटा डिमांड में कन्वर्ट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 100 kg पर लीटर बीओडी अगर इंडस्ट्री ना होती मान लेते हैं और इसकी जगह लोग होते और इतनी गंदगी करते तो कितने लोग होते, समझ गए बात को। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। एक बार और सुन लो, जैसे 20 kg पर लीटर तो ये 100 लोग कर रहे थे तो हमें पता था, अब 100 kg पर लीटर इंडस्ट्री कर रही है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लो इंडस्ट्री ना होके ये 100 kg पर लीटर अगर लोग कर रहे होते, ह्यूमन बीइंग्स कर रहे होते, तो वो कितने होते, है ना। तो इंडस्ट्री से द्वारा होने वाला जो पॉल्यूशन है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पर्सन्स द्वारा या पब्लिक द्वारा होने वाले पॉल्यूशन में। ठीक है, तो 20 kg पर लीटर अगर 100 लोग कर रहे थे तो 100 kg पर लीटर कितने करेंगे, सोच के देखो, 500 लोग, है ना। मतलब इस इंडस्ट्री से जहां से 100 kg पर लीटर का पॉल्यूशन हो रहा था, उस इंडस्ट्री को मैं इक्विवेलेंट मान सकता हूं 500 पीपल के। आगे बात समझ में, एक बार और सुन लो, रिपीट कर रहा हूं मैं। 100 लोग थे, 100 पर्सन्स थे, उनसे निकलने वाले सीवेज की जो बीओडी है वो 20 kg पर लीटर है। ठीक है, ठीक है। एक इंडस्ट्री है, उससे निकलने वाले सीवेज की बीओडी है 100 kg पर लीटर। ठीक है, अब अगर ये 100 kg पर लीटर जो इंडस्ट्री फैला रही है पॉल्यूशन, इसको मुझे पर्सन्स में या पीपल्स में कन्वर्ट करना हो कि इस इंडस्ट्री की जगह लोग होते तो कितने लोग होते जो कि इतना पॉल्यूशन करते, कितना 100 kg पर लीटर। तो मैंने क्या किया, अगर 20 kg पर लीटर 100 लोग कर रहे हैं तो 100 kg पर लीटर कितने करेंगे, 5 को ना, 500 लोग अगर होंगे तो उनका कितना होगा पॉल्यूशन, 100 kg पर लीटर। इसका मतलब ये इंडस्ट्री कितने लोगों के बराबर पॉल्यूशन कर रही है,
500 लोगों के बराबर। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। मतलब हमने एक इंडस्ट्री का इक्विवेलेंट निकाल लिया पॉपुलेशन के टर्म्स में, ठीक है। बस इसी को पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कहते हैं। लेकिन इसको लिख लेते हैं अब अपन अच्छे से। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल BOD ऑफ 5 days ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन kg पर डे, ठीक है, डिवाइडेड बाय BOD वैल्यू पर कैपिटा पर डे, ठीक है ना। तो ये होती है अपनी डेफिनेशन, है ना। इसी को किया है ऊपर भी, है ना, बस अलग तरीके से कर दिया तो आपको शायद वो लग रहा हो। जैसे पर कैपिटा पर डे अपना कितना आया था, 0.2 आया था। 100 को 0.2 से डिवाइड करोगे 500 आएगा। वही चीज़ लिखिए, ये टोटल BOD ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट 100 डिवाइड बाय BOD पर कैपिटा 0.2, आंसर आया 500, है ना। वही चीज़ मैंने अलग तरीके से बताई थी। इसको अब ऐसे देखेंगे कि जनरली, है ना, BOD कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा पर डे 80 ग्राम पर डे लिया जाता है ना। जनरली ऐसा माना जाता है कि एक इंसान पर डे में 80 ग्राम, है ना, GM पर डे, इतनी BOD वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है ना, पर पर्सन, है ना। और इसको अगर mg में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.08 kg में 0.08 kg पर डे, ठीक है। तो एक पर कैपिटा हो गया ये, है ना, पर कैपिटा या पर डे पर कैपिटा या पर कैपिटा पर डे। तो 0.08 हमारे पास एक आंकड़ा है कि एक आदमी एक दिन में इतनी BOD कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको किसी भी इंडस्ट्री का पता होगा, उसको आप 0.08 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। एक एग्जांपल इसका ये है कि मान लेते हैं कोई एक इंडस्ट्री है ना, उसकी जो BOD है 5 दिन की, वो आ रही है आपकी 800 kg पर डे, ठीक है। इसका आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा, तो वही चीज़ देखो, ये है डेफिनेशन। टोटल BOD 5 ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर kg पर डे, मतलब 800 दे रखा है। और BOD वैल्यू पर कैपिटा पर डे, वो एक स्टैंडर्ड होती है कितनी, 0.08 kg पर डे। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकलेगा 800 डिवाइड बाय 0.08, कितना आ गया आंसर, 10,000। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो 800 kg पर डे की BOD 5 है जिसकी, वो कितने लोगों के बराबर गंदगी पैदा कर रही है या वेस्ट पैदा कर रही है, 10,000 लोगों के बराबर। तो इंडस्ट्री का हमने पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकाल दिया, है ना। तो बस ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना। कहाँ यूजेस आएंगे इसके अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डिटेल में ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हुई वीडियो। और अब हमें ऑक्सीजन डिमांड में बस एक चीज़ और पढ़ना है, BOD का एनालिटिकल अप्रोच, जो कई बार बोल दिया है मैंने, मैं एक वीडियो में बनाऊंगा। तो उसका छोटा सा कर्व और डेरिवेशन है, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल एक तो देखेंगे, है ना। और ऑक्सीजन डिमांड हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।